अनुपमा ने उठकर दीवारों की सरसराहट का मकसद जानने की कोशिश की और फिर धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। वहाँ कोई नहीं था। तभी हवा में तैरती एक तरंग उसका नाम लेकर आई तो अनुपमा ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मम्मी जी के कमरे से जेठ जी की आवाज़ आ रही थी। अब उसका यहाँ क्या काम है? कार्तिक तो चला गया, अब उसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता। तो क्या करें बेटा, उसको घर से निकाल दें क्या? उसके माँ बाप ने तो कार्तिक के जाने पर अफसोस करने आना भी जरूरी नहीं समझा। अब उसे उठाकर सड़क पर तो फेंक नहीं सकते। ये मम्मी जी का स्वर था। पर मम्मी जी जब उसके माता पिता तक उससे संबंध रखने को तैयार नहीं हैं, तो हम भला क्यों इस पचड़े में पड़ें? आज उसे और कल को उसके बच्चे को हम कब तक खिलाएंगे? हमारा खाएगी और कल को हमसे ही हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएगी। क्या हक बनता है उसका? मैं तो कहती हूँ कि उसे अभी घर से निकाल दो। जहाँ जाना जाए, चाहे माँ बाप के घर या फिर और कहीं। ये तो कार्तिक से भागकर शादी करने से पहले उसे सोचना था। ये भाभी जी की आवाज़ थी। वही भाभी जो उसकी और कार्तिक की शादी से नाखुश होकर भी कार्तिक के साथ मुंह में मिश्री घोलकर बातें किया करती थी, मगर आज मिश्री थूककर दिल में इकट्ठा किए गए जहर को जबान पर ले आई थी। बस करो तुम लोग, बस एक तरफा सोचते हो और बोलते हो। ऐसे ही घर से निकाल दोगे तो वो जाएगी कहाँ? अभी कार्तिक को गए 1 महीना भी नहीं हुआ। थोड़ा धीरज धरो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, बाबूजी ने कहा। 4 महीने पहले उसने और कार्तिक ने घर से भागकर शादी कर ली थी। अनुपमा MBA की मेधावी छात्रा थी और कार्तिक एक मशहूर वकील। किसी सेमिनार में दोनों का परिचय हुआ तो पहली ही नज़र में प्यार हो गया। 6 महीनों में स्थिति एक दूसरे के बिना न जीने की हो गई। परिवारों के मानने की संभावना नहीं के बराबर थी, इसीलिए दोनों ने हाँ या ना का इंतजार भी नहीं किया। लेकिन हाँ, शादी करके वे सबसे पहले अनुपमा के घर पहुँचे थे, जहाँ पहले रिवाज के तौर पर उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वहाँ से निकलते ही अनुपमा की रुलाई फूट पड़ी। ऐसी विदाई की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। कार्तिक बहुत देर तक उसे धैर्य बंधाता रहा। कार्तिक के घर पहुँचने के पहले ही कोई ये खबर पहुँचा आया था। घर का दरवाज़ा नौकर ने खोला और आशीर्वाद के नाम पर सुनने को मिला कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कार्तिक ने अनुपमा के डूबते दिल को सहारा दिया। उसने अगले ही दिन कश्मीर के टिकट बुक करा लिए। 15 दिन दोनों दीन दुनिया से दूर एक दूसरे में खोए दिलों के घाव को भरने में लगे रहे, जो उनके अपनों ने दिए थे। वापस आने पर भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। कार्तिक उसकी ढाल बना रहा। मम्मी जी और भाभी का व्यवहार बेइज्जती की हद तक रूखा था, लेकिन अनुपमा धीरज से सब सहती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन वो सबका दिल जीत लेगी। पढ़ाई शुरू करने का कार्तिक का प्रस्ताव भी उसने इसीलिए टाल दिया, क्योंकि अभी वक्त कच्चे रिश्ते को संवारने का था। रिश्ते संवरते उसके पहले ही एक दुर्घटना में कार्तिक की जिंदगी की डोर कच्चे धागे की तरह टूट गई और इसी के साथ अनुपमा की भी हर आस टूट गई। 15 दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। जिन मेहमानों को दुल्हन के रूप में मुंह दिखाई का अवसर नहीं मिला था, नियति ने आज उन्हें उनके जख्मों को कोचने का अवसर दे दिया था। अनुपमा ने पथराए मन से सब झेला। वो भावनाओं से भीगे एक कोमल कंधे के सहारे के लिए छटपटाती रही। 8 दिन पहले सुबह सुबह अनुपमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब आँख खुली तो डॉक्टर को ये कहते सुना, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, जल्दी करवा ले। ये सुन सबके मुंह में जैसे कुनैन घुल गई हो और शायद सबने यही कामना की होगी कि टेस्ट नेगेटिव आए। खुद अनुपमा भी नहीं समझ पाई थी कि इस खबर पर खुश होए या रोए। बस पेट पर हाथ रखे सुन्न सी बैठी रही। हाँ, एक आस सी जरूर जागी थी कि शायद इस बच्चे की वजह से इस घर में उसे थोड़ी सी जगह मिल जाए। उसे हर जगह सिर्फ वीरानगी ही नजर आई। एक अजीब सा तटस्थता, जैसे वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का है। सारी रात अनुपमा सिसकियां भरती रही। सुबह बिस्तर से उठने लगी तो टांगों ने
सहारा देने से इनकार कर दिया। 10 मिनट लगे होंगे उसे व्यवस्थित होने में। कमरे से बाहर आई तो उसके पैर वहीं ठिठक गए। 4 महीनों में पहली बार किसी अपरिचित चेहरे पर उसे एक जोड़ी आंखों में करुणा नजर आई। उन आंखों की मालकिन को तो वो जानती नहीं थी, लेकिन संवेदना की डोर से वो उन फैली बाहों तक खिंची चली आई। उसकी पीठ सहलाते हाथों के कोमल स्पर्श ने अनकही संवेदना को उस तक पहुंचा दिया। तभी घूरती कठोर नजरों ने उसे यथार्थ में ला पटका। वो छिटक कर अलग हो गई। काम करते भी कई बार उसने उन नजरों की तरलता महसूस की। हालांकि उनका परिचय वो अब तक नहीं जान सकी थी। भाभी से पूछा भी था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आधी रात के लगभग अनुपमा की नींद खुली। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई थी। दुविधा में उसने दरवाज़ा खोला तो वहीं 2 आंखें नजर आईं। हाथों में कोमलता से उसे धक्का देकर अंदर किया और दरवाज़ा बंद हो गया। लाइट जलाने के लिए बढ़ते हाथों को दृढ़ता से रोक दिया गया। नाइट बल्ब के धीमे प्रकाश में उसे चुप रहने का इशारा करते हाथों ने हाथ थामकर अपने पास बैठा लिया। मैं कार्तिक के मामा की बेटी राधिका हूँ। कार्तिक से बहुत क्लोज थी मैं। तुमसे शादी के बारे में कार्तिक ने सिर्फ मुझे बताया था। मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, ये मेरा उससे वादा था। अब कार्तिक तो रहा नहीं, लेकिन तुम तो हो। इसीलिए अब तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करके अपना वादा निभाना चाहती हूँ। इसी के इंतजाम में लगी थी, इसीलिए यहाँ 1 महीने बाद आई। फुसफुसाते स्वर में उसने अपने आने का मकसद बताया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद आगे बोली, तुम तो MBA कर रही थी ना? तुम्हारी मार्कशीट और बाकी सारे पेपर्स कहाँ हैं? मेरे पास है। अनुपमा ने भी अपनी आवाज़ को भरसक धीमा करते हुए कहा। कार्तिक का अकाउंट और उसका ATM, कितने पैसे हैं उसके अकाउंट में? मेरे पास है और लगभग 2 लाख रुपए होंगे। उसके स्वर में उलझन थी। तुम्हारे गहने या और कुछ भी है? एक सेट डायमंड का है, यही कोई 80-90 हज़ार रुपए का। उसके अलावा कुछ खास नहीं। तुम अपने पेपर्स मुझे दे दो। साउथ की एक यूनिवर्सिटी में मैंने बात कर ली है, वहाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करो। अपना ज़रूरी सामान एक बैग में रखना। मैं टिकट बुक करवा कर मैसेज करूँगी। तुम यहाँ से भाग जाना। यहाँ तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही सुरक्षित नहीं हैं। चली जाओ यहाँ से। अपनी पहचान बनाओ, ताकि फिर कोई तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर ना देख सके। अनुपमा हतप्रभ सी बैठी सुनती रही। अचानक ये क्या हो गया, वो समझ ही नहीं पाई। उठो, पेपर्स दो मुझे जल्दी। दोनों हाथों ने उसे झकझोर दिया। अनुपमा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने अपने पेपर्स और फ़ोन नंबर लिख कर दिया। राधिका की 2 आंखों के करुण भाव की पहचान ने उसकी हर बात को विश्वास करवा दिया था। जिसके दम पर वो खुद की पहचान बनाने के लिए, उसकी हर योजना के लिए तैयार हो गई थी। अगले 10 मिनट में पूरी योजना बन गई। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। जाते जाते उन दोनों हाथों ने उसे मजबूती से थामकर दृढ़ स्वर में कहा, आगे की जंग तुम्हें अकेले लड़नी है, लेकिन इन बेगानों के बीच के अकेलेपन से ज़्यादा अकेलापन वहाँ नहीं होगा, विश्वास करो। मैं भी लगातार तुम्हारे संपर्क में नहीं रह पाऊंगी, वरना मेरे माध्यम से ये लोग तुम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अपनी तरफ से तुम्हारी खैर खबर लेती रहूंगी। बस तुम हिम्मत ना हारना। अपनी पहचान बनाकर अपने और अपने बच्चे के हक के लिए लौटना। अनुपमा देर तक वैसी ही बैठी रही। आंसू गालों से लुढ़क कर गोद में समाते रहे। खुद की पहचान बनाने के लिए उसे अपनी मौजूदा पहचान से दूर, बहुत दूर हो जाना है। एक अनजानी दुनिया में अकेले सिर्फ अपने दम पर, ताकि इस घर के लोग उसे ढूंढ ना सकें। उनके मन के प्रॉपर्टी खो देने या उसका हिस्सा होने के डर के सामने उसकी कोंख में पलती कार्तिक की आखिरी निशानी, और वो खुद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक अनजान शहर, अनजान मंजिल पर जाने के नाम से उसका दिल कांप रहा था। उसका मन हुआ वो वापस अपने घर चली जाए, मम्मी पापा के पैर पकड़कर माफ़ी मांग ले।
मम्मी की गोद में सिर रखकर खूब रोए, लेकिन नकार दिए जाने का डर शायद दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है, जिसने उसके इस इरादे और कदमों को कमज़ोर कर दिया। ये तो तय था कि बिना अपनी पहचान बनाए ना तो वो और ना ही उसके प्यार की निशानी ही सुरक्षित है। यही ख्याल उसे जीने की प्रेरणा देता और बेगाने हो चुके अपनों के सामने अपनी पहचान बनाने का निश्चय दृढ़ होता जाता। अगले दिन दोपहर में अनुपमा चुपके से घर से निकल बैंक पहुंची। उसने अपना और कार्तिक का अकाउंट बंद करवाकर अपने पुराने नाम अनुपमा शर्मा के नाम से नया अकाउंट खुलवाया। आधे पैसों का फिक्स डिपॉजिट करवाया और कुछ कैश लेकर घर आ गई। अलमारी से एक बैग निकालकर कपड़ों के नीचे रुपए छिपा दिए। शादी वाले दिन पहनी साड़ी हाथ में लेते ही यादें नदी की तरह आंखों से बहने लगी। फिर उसी साड़ी में उसने कार्तिक और उसकी शादी की तस्वीर व शादी का सर्टिफिकेट लपेट कर रख दिया। वो कम से कम सामान अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक की खुशबू से रची बसी किसी भी चीज़ को छोड़ने का मन नहीं हुआ। 3 दिन बाद शाम 5 बजे मैसेज आया। रात 2 बजे की गाड़ी का ई टिकट था। कुछ ही देर बाद फिर मैसेज आया, ट्रेन में बैठकर इस सिम को निकाल देना और फिर कभी इसका इस्तेमाल मत करना। रात 1 बजे पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। अनुपमा ने घर से निकलकर स्टेशन की राह ली। ट्रेन आने में 10 मिनट की देरी थी। घबराहट में वो बार बार घड़ी देख रही थी। एक बार पहले भी उसने घर छोड़ा था, तब कार्तिक उसके साथ था। तब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। आज एक अनजाना डर उसे बेचैन कर रहा था। न जाने वो पकड़े जाने का डर था या फिर अनजान सफ़र पर जाने का। शाम 7 बजे अनुपमा स्टेशन पर उतरी तो एक आदमी ने उसके पास आकर उसका नाम पूछा और फिर सामान टैक्सी में रख दिया। एक हॉस्टल में उसके रहने का इंतजाम था। राधिका ने सारा इंतजाम किया था। अगले दिन सुबह वार्डन के ऑफिस में राधिका का फ़ोन आया। औपचारिक बातों के बाद उसने बताया कि उसके एडमिशन के पेपर्स वार्डन के पास हैं। वो कॉलेज जाना शुरू कर दे। कोई परेशानी हो तो वार्डन आशा जी से कहे। पास ही एक लेडी डॉक्टर भी है, चेकअप करवाती रहे। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही फ़ोन करती रहूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। राधिका ने ही बताया कि तुम्हारे गायब हो जाने से घर में कोहराम मचा हुआ है। राधिका के जाने के बाद ही अनुपमा ने घर छोड़ा था, इसीलिए उसके पास कई फ़ोन आ चुके हैं। हो सकता है वे लोग अपने प्रभाव से उसके फ़ोन को निगरानी भी करें, इसीलिए वो पब्लिक बूथ से बात कर रही है। आशा जी अधेड़ उम्र की सहृदय महिला थी। उन्होंने अनुपमा के एडमिशन से लेकर डॉक्टर से चेकअप करवाने तक हर चीज़ में मदद की। अनुपमा की दुख भरी कहानी ने उन्हें द्रवित कर दिया था। वे जब भी कोई डिश बनाती, अनुपमा के लिए ज़रूर बचा कर रखती। हॉस्टल में अधिकतर लड़कियां कामकाजी थी। धीरे धीरे उनके साथ अनुपमा का अकेलापन बीतने लगा। जान पहचान से प्यार भरे रिश्ते पनपने लगे। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, रिश्ते परवान चढ़ने लगे। कोई बड़ी बहन के अधिकार से तो कोई छोटी बहन, सब प्यार से अनुपमा को हाथों हाथ रखते। पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी थी। अनुपमा को विश्वास था कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। कॉलेज बंद थे। अनुपमा सारा दिन नन्हे से बतियाती। उसे अक्सर ख्याल आता कि न जाने घर में सब कैसे होंगे। क्या आप भी उसे ढूंढ रहे होंगे? क्या उसे खोजते मम्मी पापा के यहाँ गए होंगे? वहाँ उसे ना पाकर क्या प्रतिक्रिया दी होगी? क्या मम्मी पापा ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की होगी, या वे अब तक उससे नाराज़ हैं? जब इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए खुद ही जवाब देती और खुद ही उन्हें नकारती। उस रात जब अनुपमा को दर्द उठा तो पूरा हॉस्टल जग गया। रात 2 बजे वो नन्ही कली प्रस्फुटित हुई तो उसकी महक से अनुपमा का जीवन ही नहीं, पूरा हॉस्टल ही महक गया। हॉस्पिटल से आने पर अनुभवी महिलाओं ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। कॉलेज की लड़कियों ने उसे नोट्स दे दिए थे। अपनों के बेगानेपन के घाव बेगानों के अपनेपन ने भर दिए। 3 हफ्ते आराम करने के बाद अब वो
2-3 घंटों के लिए कॉलेज जाने लगी थी। नाइट ड्यूटी वाली लड़कियां नन्ही कली का ध्यान रखती। राधिका ने उसे फ़ोन पर बधाई दी। अनुपमा उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने जवाब दिया कि तुम किसी की चिंता न करो, अपनी पढ़ाई और सेहत पर ध्यान दो। कली की कोमल मुस्कान अब अनुपमा को कुछ और सोचने का मौका नहीं देती थी। आखिरी सेमेस्टर करीब था। अनुपमा के पैसे भी खत्म होने को थे। डायमंड का सेट अभी भी उसके पास था। वो कार्तिक का दिया गिफ्ट था, इसीलिए उसे बेचने का मन नहीं बना पा रही थी। कॉलेज की पढ़ाई और कली की देखभाल के बाद समय ही नहीं बचता था कि वो कोई और काम कर सके। हॉस्टल की फीस और मेस का बिल भरना था। उसे परेशान देखकर आशा जी ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने सेट देखा सुनार से उसकी जांच करवाई और कहा कि अगर वो चाहे तो डायमंड का सेट उनके पास रखकर पैसे ले सकती है। फिर जब नौकरी करने लगे तो पैसे चुकाकर डायमंड सेट वापस ले ले। अनुपमा की आंखें भर आई। एक ओर आशा जी की सहृदयता थी, तो दूसरी ओर डायमंड सेट पहनाते कार्तिक की उंगलियों का गुदगुदा स्पर्श। बहुत सोचने के बाद उसने डायमंड सेट गिरवी रखकर पैसे ले लिए। पढ़ाई पूरी होते ही अनुपमा को नौकरी मिल गई। कली भी साल भर की हो गई थी। थोड़ा समय हॉस्टल में और 2-3 घंटे क्रैच में उसे छोड़ने की व्यवस्था की गई। नौकरी मिलने पर राधिका ने उसे बधाई दी। अनुपमा ने सबके हाल चाल जानने चाहे, तो उसने इतना ही कहा कि अपने मन को कमज़ोर मत बनाओ, अभी अभी तो नौकरी मिली है। पहले अपने पैर जमाओ, अपनी पहचान बनाओ, फिर एक दिन तुम्हें वहाँ जाना ही है। वैसे भी वहाँ कुछ नहीं बदला, भले ही सारी दुनिया आपकी खुशी में शामिल हो, लेकिन जब तक रिश्ते आपके साथ ना हों, हर खुशी अधूरी और हर सांत्वना सतही ही लगती है। समय ने गति पकड़ ली। अनुपमा को तरक्की मिल गई। कली भी स्कूल जाने लगी। भावनाओं का प्रवाह मंथर हो चला था। अनुपमा ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। कली की किलकारियों और मासूम बातों ने उसे सजा संवार लिया था। घर के दरवाजे पर उसके नाम की तख्ती उसकी पहचान बता रही थी। बिना किसी और नाम के सहारे के एक नामी कंपनी की सीईओ थी। वो अपने नाम, अपनी पहचान के साथ। एक दोपहर जब अनुपमा लंच के बाद अपने कैबिन में लौटी, तो वहाँ किसी को बैठा देखकर चौंक गई। उसके आने की आहट से जब वे पलटे, तो खुशी और आश्चर्य से अनुपमा की चीख ही निकल गई। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे कैसे हैं आप लोग? अनुपमा मम्मी से लिपट गई। सालों के जमा गिले शिकवे पानी बनकर बह गए। एक पत्रिका में अनुपमा का इंटरव्यू छपा था, जिसे पढ़कर उन्हें अनुपमा का पता चला और वे तुरंत उससे मिलने चले आए। कली को सीने से लगाते हुए दोनों को अपने किए पर पछतावा था। पापा ने कहा, बेटा उस कठिन समय में हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अनुपमा तो उनका साथ पाकर सारे दुख भूल चुकी थी। कली के साथ वे भी इतने रम गए कि पुरानी बातें याद करने का उन्हें भी कहाँ होश था। देर रात तक वे उसके साथ खेलते रहे। रात में मम्मी ने बताया, अनुपमा के जाने के बाद कार्तिक के माता पिता उसे ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे थे। कई दिनों तक उनके घर के आसपास लोग टोह लेते रहे। कई बार फ़ोन पर उन्हें धमकियां भी मिली। पुलिस भी चक्कर लगाती रही। कार्तिक के भाई ने तो यहाँ तक कहा कि अनुपमा के साथ उनके घर का होने वाला वारिस भी गायब है, वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमें तो लगा कि उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया है। तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं लगा। तुम्हें ढूंढते भी तो कैसे। 2-3 दिन वहाँ रुककर मम्मी पापा वापस जाने लगे। अनुपमा की तरक्की से वे संतुष्ट थे। कली के प्यार से सराबोर, उन्होंने अनुपमा से जल्दी आने का वादा लिया। कार्तिक के मम्मी पापा को कहीं अनुपमा के बारे में न पता चले, इस आशंका से वे भयभीत थे। अनुपमा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप लोग चिंता न करो, अब मेरी अपनी पहचान है, इसीलिए मुझे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा उनके लिए। मैं जल्दी ही वहां जाऊंगी। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने दरवाज़ा खोला। सामने अनुपमा को देखकर हतप्रभ रह गए कार्तिक के मम्मी पापा। भैया भाभी भी चौंक उठे। मम्मी पापा के चेहरे पर
उम्र लकीरों के रूप में कुछ ज़्यादा ही फैल गई थी। उन्हीं लकीरों में पश्चाताप की एक लकीर उनकी आंखों में भी तिलमिला रही थी, जिसे देखने के लिए शायद अनुपमा यहाँ आई थी। अनुपमा का आंचल थामे खड़ी कली को सीने से लगाकर वे भाव विभोर हो गए। कार्तिक से नाराजगी के चलते उसके प्यार और उसकी जिस निशानी को वे नज़रअंदाज करते रहे थे, उनके जाने के बाद उन्होंने उसकी कमी को महसूस किया था। कली पर उमड़े प्यार ने उस पीड़ा और पश्चाताप को उजागर कर दिया था। अनुपमा खामोशी से उनके अनकहे शब्दों के भावों को समझती रही और महसूस करती रही। भैया भाभी बहुत आत्मीय तो नहीं रहे, पर उनका आंखें चुराना बहुत कुछ कह गया। अनुपमा की नई पहचान के आगे अपने ओछे विचारों के साथ वे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। एक दिन वे उसके वजूद तक को नकार चुके थे। आज वही वजूद अपनी प्रतिभाशाली पहचान के साथ खड़ा है, जो उनकी दी किसी पहचान का मोहताज नहीं था। अनुपमा के सास ससुर को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अनुपमा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि उस पर तो वैसे ही कार्तिक के चले जाने की वजह से पहाड़ टूट पड़ा था, और फिर हमने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। अनुपमा के माँ बाप ने तो उससे पहले ही ठुकरा दिया था, और फिर हमने भी उसे ठुकरा दिया। भैया और भाभी को ये डर सताने लगा कि ये अनुपमा वापस आई है तो क्या ये इस ज़मीन जायदाद में अब अपना हक लेगी। जैसा उसके भैया भाभी सोच रहे थे, अनुपमा ने बिल्कुल ही वैसा किया। मम्मी पापा और भैया भाभी, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मुझे मेरे कार्तिक का हिस्सा चाहिए। मेरी बेटी का उस पर पूरा हक है, इसीलिए आज मैं अपना वो हक लेने आई हूँ जो आप लोगों ने मुझसे छीन लिया था। और हाँ मम्मी पापा, आप लोग मेरी तरफ से निश्चिंत रहिएगा। आपको कभी भी कोई तकलीफ़ हो, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं, वो आपका ही घर है। आखिर कली आपकी पोती है, वो आपका ही अंश है। अनुपमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कार्तिक के मम्मी पापा ने अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका ली। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।